हेलो दोस्तों। संविधान के इस मौलिक अधिकार से संबंधित जो दूसरा वीडियो है, जो हम लोग आर्टिकल 22 तक पढ़ चुके हैं। आज हम 23 से स्टार्ट करने वाले हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। अनुच्छेद 23 में ये कहा है कि बलात्श्रम यानी किसी से आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, बेगारी काम नहीं करा सकते, बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते। ये तीन चीजें फिर बंधुआ मजदूर, किसी से जबरदस्ती काम नहीं कराना, बेगारी काम नहीं कराना। अनुच्छेद 24 में ये कहा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को से खतरनाक काम नहीं करा सकते। कौन से खतरनाक काम हो सकते हैं? जैसे रासायनिक फैक्ट्रियों में नहीं काम कराने हैं, परमाणु या किसी हथियार या ऐसे मशीनरी में काम नहीं कराने हैं। बाकी आप सार्वजनिक प्लेस पे, जैसे दुकानों में, चाय की दुकानों में, कपड़े की दुकानों में, कपड़े की या किरानों की दुकान, ऐसे छोटे मोटे कार्यों में आप करा सकते हैं। लेकिन 14 वर्ष से अगर कम उम्र का बच्चा है तो उसे खतरनाक कामों में नहीं लगा सकते, जैसे रासायनिक फैक्ट्री, कोयले के खनन, इन चीज़ों में इसको नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट, अगला जो मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से लेके 28 के बीच में है। 25 में कहा है कि अंतःकरण की चर्चा है, और अंतःकरण की चर्चा का मतलब है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। कैसी स्वतंत्रता होनी चाहिए? हर एक व्यक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। आप जिस धर्म में हैं उस धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, उसके नियमों कार्यों को मानने की स्वतंत्रता है। अगर आप हिंदू धर्म में हैं तो जो हिंदू रीति रिवाज है, जैसे टिक्की यानी चुटकी रखना, या आप वस्त्र कोई पहनना, जो आप हिंदू धर्म रीति रिवाज के हिसाब से जो वस्त्र है उसको पहनिए। टीका लगाइए। टीका लगाना क्या है? आप टीका लगा सकते हैं। ये सारे प्रावधान रखे गए हैं, आप कर सकते हैं। मुस्लिमों में दाढ़ी रखना, ये भी उनके मौलिक अधिकार हैं, धार्मिक स्वतंत्रता है। सिखों की बात कर लें तो उसमें कटार रखते हैं, पगड़ी रखते हैं। इनको रखने का अधिकार आर्टिकल 25 देता है, क्योंकि उनका अपना धार्मिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में आते हैं। अनुच्छेद 26 में कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। और सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब समूह में भी अपने धर्म मानने के लिए आप मना सकते हैं। जैसे आप दुर्गा पूजा पंडाल लगाते हैं, समिति बनाते हैं, सब लोग मिल के मनाते हैं। और जैसे मुस्लिमों की बात करें, नमाज एक साथ पढ़ते हैं। तो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता मनाने के लिए भी स्वतंत्र हैं, आप मना सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। अनुच्छेद 27 कहता है कि जो धार्मिक कार्य हो रहे हैं, यानी धार्मिक कार्यों के लिए जो रखा गया धन है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप कमा रहे हैं तो टैक्स लगेगा। जो धार्मिक कार्यों में पैसा आ रहा है, चंदा आ रहा है, मंदिरों में दान आ रहा है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। और एक चीज आर्टिकल 28 में भी ध्यान देना है, जो सरकारी पैसे से कोई भी संस्थान, शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, वहाँ धार्मिक स्वतंत्रता यानी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। वहाँ किसकी शिक्षा दी जाएगी? आपके पढ़ने की शिक्षा, ना कि धर्म की शिक्षा। जिससे बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि फिर मदरसा क्या है? मदरसा क्या है? तो मदरसा एक शिक्षण संस्थान है। क्या है? शिक्षण संस्थान है। ये सरकारी पैसे से नहीं चलते हैं, ये लोग खुद अपने आर्टिकल 30 के अनुच्छेद का पालन करते हैं। वो कुछ जगहों पे अपने जगह है कि कुछ जगहों पे अभद्र ज्ञान दिया जाता है, धार्मिक ज्ञान दिया जाता है, फिर उस पर पुलिस कार्रवाई भी कर देती है। वो अपने जगह है। लेकिन इस उद्देश्य से नहीं खोला गया, इस उद्देश्य से खोला गया कि वहाँ उर्दू भाषा की शिक्षा दी जाती है। अगर हम लोगों के यहाँ संस्कृत भी अगर पढ़ाई जाती है तो ये संस्कृत भाषा है, ना कि धर्म है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 को जान लेते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 को यह है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण।
यानी कोई भी अल्पसंख्यक कौन हो जाएगा, जिनकी संख्या कम है। इसमें कौन है, मुस्लिम है, सिख ईसाई सब आ जाते हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं। ऐसे लोगों को, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दिया गया कि ऐसे लोग किसी भी सरकारी संस्थानों में अपना पढ़ सकते हैं, कोई उसे वेशभूषा के आधार पर नहीं रोकेगा। अगर वेशभूषा के आधार पर उनके साथ कोई भी भेदभाव होता है तो ये नहीं होगा, इनको मौलिक अधिकार देता है। लेकिन अगर इनमें अपने वेशभूषा के आधार पर जाने में संकोच कर रहे हैं, पढ़ने में संकोच कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 30 ये कहता है कि वे अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। इसके तहत क्या खुल सकता है, ये अपने इंटर कॉलेज तक खोल सकते हैं। इसी के तहत मदरसा खुला, ईसाइयों का स्कूल खुलता है सेंट मैरी, ऐसे कर करके मेडिकल कॉलेज भी खोल सकते हैं, और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी भी खोल सकते हैं। यूनिवर्सिटी भी क्या कर सकते हैं, ये खोल सकते हैं। शिक्षण संस्थानों में हायर शिक्षा संस्थान भी खोल सकते हैं। अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार था, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसको 1978 में, जिसके तहत इसको हटा दिया गया और इसको अनुच्छेद 300 क के तहत रखा गया कानूनी अधिकार के अंतर्गत। रही बात अनुच्छेद 32 का, तो अनुच्छेद 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। और आत्मा इसलिए कहा कि सभी मौलिक अधिकारों को संरक्षण देता है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का कहीं भी हनन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए उसको इन्होंने संविधान की आत्मा कहा। 33 है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या कर सकती है, राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या, गुप्तचर विभाग जो है, गुप्तचर है, मीडिया है, गुप्तचर है, मीडिया है, इनको क्या कर सकता है, सीमित कर सकता है। इनके मूल अधिकारों को, मूल अधिकार को सीमित कर सकता है। ठीक है, अधिकार को क्या कर सकता है, सीमित कर सकता है। कब, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कोई आतंकवादी गतिविधियां हो गई थी, नहीं जाके क्यों मारा, कैसे किया, क्या हुआ, ऐसे नहीं करना है। इस मामले में उनको क्या कर सकता है, रोक लगा सकता है। ठीक है, अगला अगला क्या है, देखते हैं अगला 34। अनुच्छेद 34 के बारे में हम जानते हैं। अनुच्छेद 34 क्या कहता है, अनुच्छेद 34 यही कहता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में, अगर भारत है तो भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का जो होगा, सेना का कानून, क्या कहेंगे, सेना का कानून, जिसको कहते हैं मार्शल लॉ, क्या कहेंगे, मार्शल लॉ, सेना का नियम लागू हो जाता है। ठीक है, सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल भी कहते हैं। तो ये किसी भी राष्ट्रीय हित के मामले में कर सकता है। अनुच्छेद 35 यही कहता है कि जो अभी तक दिए गए थे वो क्या थे, मूल अधिकार के लागू होने की विधि है। यानी क्या है,
मूल अधिकार को लागू करने की विधि है। चलिए एक और फैक्टर है जिसको हम ध्यान से देख लेते हैं कि कौन से अधिकार किसको किसको दिए गए हैं, ये ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, किसको भारतीयों को मिलेगा, कौन विदेशियों को मिलेगा, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 14 की बात कर लेते हैं। समानता का अधिकार सब क्या है, दोनों को मिल सकता है, बराबर का अधिकार, नौकरियों में समानता नहीं, भेदभाव नहीं करना है, इसके आधार पे आप हो सकते हैं। अनुच्छेद 20 हो गया, 21 हो गया, ठीक है, 21 की बात कर लेते हैं, 23 की बात कर लेते हैं, 24 की बात कर लेते हैं, 25 से 28 की बात कर सकते हैं। ये भारतीयों को भी है प्लस विदेशियों को भी है। ठीक है, ये दोनों के लिए है। लेकिन जबकि 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया और 30 हो गया, ये केवल भारतीयों को मिलता है। किसको मिलता है, ये जो अनुच्छेद के मौलिक अधिकार हैं सिर्फ भारतीयों के लिए है। ठीक है, एक चीज और रखिए, रोजगार पाना मौलिक अधिकार नहीं है। क्या नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। एक चीज और याद रखिएगा, छूट गया था, 21A के तहत शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। किसका अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। 21A के तहत किसका अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, और इस मौलिक अधिकार से संबंधित अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत जाएंगे। अगर हाई कोर्ट जानना चाहते हैं तो 226 में प्रावधान है कि आप अपनी बातें न्यायालय में रख सकते हैं, चाहे आप हाई कोर्ट में रखें या सुप्रीम कोर्ट में रख सकते हैं। मूल अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है, पहली चीज ध्यान रखें, मूल अधिकारों को निलंबित करने का जो अधिकार है वो किसको है, राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ये जो मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। यहाँ समाप्त होते हैं मूल अधिकार। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो पड़े तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। जय हिंद।